हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीएड टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लास्ट ईयर 2022 और 23 में हो रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये बता दें, ये आपका 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, आई मीन 23 का है। और ये आपका क्या है, तो सेट यहाँ देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट कोड B22 और ये आपका सेट सी है। तो ये किसका पेपर है? जामिया एंट्रेंस बीएड का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो हम अपना दूसरा टॉपिक्स शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आ लैंग्वेज स्किल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कई सारे वीडियो में मैंने बता रखा है कि लैंग्वेज स्किल के 4 होते हैं, LSRW लिसनिंग, LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये होते हैं। तो एक तो आपका रीडिंग हो गया, B राइटिंग हो गया, C स्पीकिंग हो गया, D क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आपका लैंग्वेज स्किल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच इज। मानव वाणी की ध्वनियों का अध्ययन क्या है? मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक, फोनोटिक या शैली विज्ञान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच इज क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज अ राइट आंसर, स्वर विज्ञान या फोनोटिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आपसे नॉट पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा भाषा का प्रकार नहीं है? इंफॉर्मेटिव, जानकारी देना, अभिव्यक्ति करना, निर्देश देना या हासिल करना। मतलब नॉट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। जानकारी देना भी होगा, अभिव्यक्त करना भी होगा, निर्देश देना भी होगा। तो जो नहीं होगा वो है हासिल करना। तो कोई लैंग्वेज का फंक्शन नहीं है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग मेकिंग। क्वेश्चंस कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग मेकिंग। अर्थ निर्माण के विभिन्न प्रकार हैं। तो इसको सॉल्व करिए आप कि इसका सही आंसर क्या होगा। संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत, संबंधपरक, सांस्कृतिक। कितने ऑप्शन दे रखे हैं बताओ? जी ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कॉन्सेप्चुअल भी हो जाएगा, कल्चरल भी हो जाएगा, लॉजिकल भी हो जाएगा, सोशल भी हो जाएगा, थीमेटिक्स भी हो जाएगा, इंडिविजुअल भी हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स डैट। मतलब भाषा विवेकाधीन का अर्थ है। मतलब भाषा विवेकाधीन है का अर्थ क्या है? आपसे ये पूछ रहा है। यह एक विशिष्ट कारण के लिए निर्णय द्वारा निर्धारित की जाती है। यह वैध कारण पर आधारित है, ना कि संयोग पर। शब्दों के बीच कोई संबंध नहीं होता। किसी भाषा के शब्दों और उसके अर्थ के बीच कोई अंतर्निहित संबंध नहीं होता। There is no inherent relationship between the word of a language and its meaning. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर,
कि किसी भाषा के शब्दों और उसके अर्थ के बीच में कोई अंतर्निहित संबंध नहीं होता, मतलब देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ईच लैंग्वेज हैज़ यूनिक साउंड स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी। दिस मीन्स डैट, मतलब प्रत्येक भाषा में अद्वितीय ध्वनियाँ, संरचनाएं और शब्दावली होती है। इसका मतलब है कि भाषा विवेकाधीन है। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज इज अ स्किल्ड सब्जेक्ट, लैंग्वेज इज अ सिस्टम, लैंग्वेज इज स्पेसिफिक, स्पेसीज स्पेसिफिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ईच लैंग्वेज हैज़ यूनिक साउंड स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी। दिस मीन्स डैट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंग्वेज इज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होता है, भाषा विवेकाधीन होते हैं, या आपका भाषा एक कौशल विषय है, ये एक स्किल है, या भाषा एक व्यवस्था है, या भाषा प्रजाति विशिष्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर लैंग्वेज इज अ सिस्टम, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। भाषा एक व्यवस्था है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम इन्वायरमेंट। लैंग्वेज लैब, लैंग्वेज गेम, लैंग्वेज इज अ सीन नोटिस्ड एंड यूज, ओनली इंग्लिश इज स्पोकन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा समृद्ध कक्षा वातावरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस सी इज़ अ राइट आंसर। भाषा देखी, ध्यान दी और प्रयोग की जाती है। लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड यूज्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग इज अ लैंग्वेज क्लास। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग इन लैंग्वेज क्लास, मतलब भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का निम्न में से क्या उपयोग है। इंगेज लर्नर्स इन लैंग्वेज लर्निंग, टीचिंग द मोरल्स, मेक देम इनएक्ट ऑफ, मेक देम रिकॉल, मतलब विद्यार्थियों को भाषा सीखने में संलग्न करना, नैतिकता सिखाना, उन्हें पात्रों का अभिनय करने देना, उन्हें याद करवाइए। तो याद करवाइए तो नहीं होगा, है ना, मेक द रिकॉल की बात नहीं कर रहे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ अ राइट आंसर, इंगेज लर्नर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट पे कुछ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सूक्ष्मता प्राप्त करने के लिए जिन प्रकार के विवरणों से बचा जा सकता है उनके बारे में हमें अवगत कराकर संक्षेप में लिखने की क्षमता का कौशल कहलाता है। नोट मेकिंग, प्रोसेस राइटिंग, नोट एडिटिंग या सारांश लिखना। द एबिलिटी राइट द मेकिंग इज अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ डिटेल्स दैट कैन बी अवॉइडेड अचीव नो एज अ स्किल ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी इज़ अ राइट आंसर, समराइजिंग या सारांश लिखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से समान रूप से उपयोग करने में सक्षम हो उसे क्या कहा जाता है। ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है। द टर्म लैंग्वेज इज ड्राइवन फ्रॉम, मतलब लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी से, लैटिन से, चीनी से या फारसी से। जो लैंग्वेज शब्द हैं, द टर्म लैंग्वेज, जो लैंग्वेज जो ये लिखा हुआ है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है।
तो ये किससे भी है, तो लैटिन से भी है। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपका तो समझ नहीं आ रहा। किसी व्यक्ति का दूसरे द्वारा लिखा गया इतिहास क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भाषा विशुद्ध रूप से संचार की डैश की विधि है, स्पष्ट और सामान्य, निरंतर और चतुर, मानवीय और सहज, सक्रिय और निश्चित। लैंग्वेज इज अ प्योरली डैश मेथड कम्युनिकेशन, क्लियर एंड कॉमन, कंटिन्यूअस एंड क्लीवर। तो इसका जो सही आंसर होगा ह्यूमन एंड इनिटिएट नेचुरल, मतलब मानवीय और सहज। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सेंटेंस, मतलब चॉम्स्की लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं? चॉम्स्की के अनुसार भाषा डैश वाक्यों का समुच्चय है, परिमित और अनंत, निरंतर और व्यापक, सक्रिय और स्पष्ट, सहज और उद्देश्यपूर्ण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए इज अ राइट आंसर, परिमित है और अनंत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिटिंग दैट इनेबल्स द मीडियम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। निम्नलिखित में कौन सा संदर्भ जो भाषा सीखने के माध्यम से सक्षम बनाता है? आपका कल्चर हो गया, बुक्स हो गया, मूवीज़ हो गया या जेंडर हो गया। संदर्भ आपसे पूछ रहे हैं, है ना। बुक्स होगा, जेंडर होगा, कल्चर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जेंडर तो नहीं होगा, बुक्स हो सकती है कुछ हद तक, मूवीज़ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा क्या होगा तो वो कल्चर होगा। फर्स्ट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लैंग्वेज इज अ चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ, मतलब भाषा डैश की आवश्यकताओं के अनुसार बदल जाती है। सोसाइटी, मूड, फैशन या रूल्स। क्या होगा? लैंग्वेज चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स। आप लैंग्वेज कब चेंज करते हैं? तो जैसे आपको कोई कुछ काम हो रहा है, आप मान लो नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, आपको कोई रोल मिला है, तो आप क्या करते हैं? जो रोल मिलता है ना, उसके अनुसार व्यक्ति क्या करता है, अपने भूमिका, जैसे शिक्षक हो गया, अपने फ्रेंड्स हो गया, जैसे आप टीचर से अलग तरीके से बात करेंगे, अपने दोस्तों से अलग तरीके से बात करेंगे, अगर आप खुद टीचर है तो अपने स्टूडेंट से अलग तरीके से बात करेंगे, है ना। तो रूल के ऊपर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है भाषा में डैश का निर्माण शामिल है। लैंग्वेज इन्वॉल्व्स डैश फॉर्मेशन। आदत हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा या नियम हो जाएगा। हैबिट्स, कैरेक्टर, एक्शन या रूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस, इसमें भी आपका रूल हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर, नियम हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर के अनुसार भाषा में जो होता है वाक्य और संरचना का जो निर्माण है क्या होता है, रूल के आधार पर होता है, इसलिए आपका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का ग्राफिक प्रतिनिधित्व है? पढ़ना, बोलना, लिखना या सुनना। किसका? ग्राफिक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच? रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या लिसनिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस, फर्स्ट इज अ राइट आंसर, रीडिंग होगा, क्योंकि जो रीडिंग है लिखित ग्राफिक चिन्हों को देखकर अर्थ, उसका जो मीनिंग है वो ग्रहण करने की एक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हम अपने संदेश इस माध्यम से सर्वोत्तम तरीके से संप्रेषित कर सकते हैं। लिपि, चित्र, हाव भाव या सभी।
वी कैन कॉपी अ मैसेज बेस्ड थ्रू स्क्रिप्ट, गेस्चर, पिक्चर या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, ये तो करंट का क्वेश्चंस लग रहे हैं। हु अमंग फॉलोइंग द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द यूनियन कैबिनेट फ्रॉम जुलाई 2021। निम्नलिखित में कौन जुलाई 21 से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री हैं? श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री अर्जुन मुंडा, श्रीमती स्मृति ईरानी या श्री प्रकाश, क्या है ये, जावड़ेकर। मतलब कौन सा है जो 2021 से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान। ये पूछ रहा है आपसे, हु हैज़ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इन इंडिया। स्वतंत्र भारत के केंद्रीय कैबिनेट के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? हुमायूं कबीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑफ कोर्स सबको पता होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये तो आपके इसके क्वेश्चंस हैं, करंट के क्वेश्चंस हैं। क्या इतना ही था टीचिंग एप्टीट्यूड के? एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। ये तो आपके करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। आपसे ना जितना हो सके आप PYQ ज़रूर करें, उससे आपके अंदर ना एक समझ बैठ जाएगी, तो आपके पेपर में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ से फिर से आपके क्वेश्चन नंबर 68 से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग। निम्नलिखित में कौन सा सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग का उदाहरण है? ईमेल आपका हो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा, फाइल अटैचमेंट हो जाएगा। देखिए सिंक्रोनस एक तो एसिंक्रोनस होता है, एक सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस वो होता है जो सेम टाइम पे होता है, जैसे आपकी क्लासेस लाइव चल रही है, गूगल मीट से आप क्लास ले रहे हो, अगर यूट्यूब पे कोई टीचर क्लास ले रहा है तो आप लाइव ले रहे हो, है ना, अटेंड कर रहे हो। अगर आपसे किसी से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, है ना, तो ये आपका सिंक्रोनस हो जाएगा। एसिंक्रोनस वो होता है जब आपका ईमेल आ जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस में आ जाएगा? सिंक्रोनस के अंदर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। सिंक्रोनस का एग्जांपल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब जो चीज़ें लाइव चल रही है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, फैमिली इज़ अ मीन्स ऑफ, मतलब परिवार साधन है किस चीज़ का? फैमिली इज अ मीन्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो फैमिली इज अ मीन्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगा, डिस्टेंस एजुकेशन भी नहीं होगा, ये आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ कमिंग टू क्लास लेट यू विल, क्या करेंगे आप? एक बच्चा है जो आपके क्लास में लेट आ रहा है, तो आप उसको पनिश हर हिम करेंगे, इन्फॉर्म द पेरेंट्स करेंगे, इग्नोर करेंगे, फाइंड आउट द रीज़न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। आप उसके रीज़न को जानेंगे, आखिर वो लेट क्यों आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 71 कहते हैं,
हाउ आर एनालॉजी मोस्ट हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग? शिक्षण और सीखने में उपमाएं सबसे अधिक सहायक कैसे हैं? वे अपरिचित स्थितियों से परिचित कराते हैं, वे कक्षा को रोचक बनाते हैं, वे रचनात्मक सोच को प्रोत्साहन देते हैं, वे छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस, वे जो अपरिचित स्थितियों को परिचित से जोड़कर समझाते हैं। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। द मेक द अनफैमिलियर सिचुएशन फैमिलियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहते हैं छात्रों को विभिन्न प्रकार के जानवरों और उनकी आदतें पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि उपयुक्त होंगी? टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एनिमल, show the picture of different animal to a student, organize a class discussion, usefulness of animals, take the student on visit the zoo। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी इज़ अ राइट आंसर। मतलब अगर आप किसी जानवर के आदतों के बारे में पढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि करेंगे, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को जू में लेकर जाएंगे ताकि वो खुद से अपने नज़रों से उसकी एक्टिविटीज़ देख सके और क्या करें, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो होता है, बच्चे जानवरों की आदतों को प्रत्यक्ष रूप से सामने से देख करके बेहतर तरीके से वो समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू गिवन फेवर कंडक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज़। निम्नलिखित में कौन सा समूह गतिविधियों के पक्ष में दिया जाने वाला सबसे उपयुक्त तर्क है? वे सीखने को मज़ेदार बनाते हैं, वे छात्रों को एक दूसरे से सीखने का अवसर देते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज द इवेलुएट, दे आर हेल्पफुल कवरिंग द सिलेबस ऑन टाइम। क्या सिलेबस को कवर करने के लिए ऐसा किया जाता है? तो वो डी तो नहीं होगा आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी इज़ अ राइट आंसर। टू दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ए स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि ग्रुप लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि बच्चे आपस में कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को सहयोग करें और सीखें। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is not a describable practice to be adopted by teachers? मतलब निम्नलिखित में कौन से शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली वांछनीय प्रथा नहीं है? ऐसे उदाहरण दें जिनमें छात्र संबंधित हो सके। पाठ की शुरुआत छात्रों के पूर्व ज्ञान से करें। छात्र की गलतियों को पूरा ध्यान दें। प्रश्न तभी पूछे जब उन्हें एक अध्याय पढ़ाना समाप्त कर लिया। आपसे पूछ रहा है, नोट पूछ रहे हैं, है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि टीचिंग मेथड के अनुसार प्रभावी जो शिक्षक होते हैं पूरे पाठ के दौरान मतलब सवाल पूछते रहते हैं। ये ना कि आपका पूरा लेसन चैप्टर ख़त्म हो जाए तब उससे सवाल किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है जिसे आप एक प्रभावी अध्यापक के साथ जोड़ेंगे? सीखने के इच्छुक, खुले दिमाग वाले, सुलभ या अधिनायकवादी। तो इसका जो सही आंसर होगा इफेक्टिव। नॉट पूछ रहा है, तो जब नॉट पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। बाकी ए बी डी तो सही है, पर सी ऐसा नहीं होना चाहिए एक टीचर को, है ना? क्योंकि इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए प्रभावी शिक्षक जो होते हैं खुले ओपन एंडेड टाइप होते हैं, खुले विचार वाले होते हैं, सीखने की जो इच्छुक होती है उसके अंदर, और छात्रों के लिए भी वो हेल्पफुल होती है। जबकि
जो ये जो अधिनायकवादी लोग होते हैं वे व्यवहार प्रभावित शिक्षण की विशेषता नहीं माना जाता है, क्योंकि इसलिए आपका सी गलत होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रेन लर्निंग इज करेक्ट। बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी बच्चे समान तरीके से सीखते हैं और उन्हें समान रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। परीक्षा का डर सीखने के लिए एक अच्छी प्रेरणा है। बच्चे नए ज्ञान को अपने पिछले ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। बच्चे नए ज्ञान को अपने पिछले ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। बच्चे स्कूल शुरू करने के बाद ही विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करना शुरू करते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? लर्निंग इज करेक्ट, मतलब जो सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। आपका ए बी डी गलत हो जाएगा। चिल्ड्रेन लर्न बाय रिलेटिंग न्यू नॉलेज विथ देयर प्रीवियस नॉलेज, है ना। क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार जो बच्चे अपने पिछले नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को आज के डे नए मतलब नॉलेज में क्या करते हैं, उसको जो ऐड करके समझते और सीखते हैं, लर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में कौन सा आचरण में पक्ष दिया जाने वाला सबसे उपयुक्त तर्क है। टीम शिक्षण 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का एक साथ मिलकर काम करने वाला समूह। ऑप्शन ए कहते हैं छात्रों के विभिन्न विशेषज्ञता और कौशल का लाभ मिलता है। बी कहता है रणनीति अनुशासन बनाए रखने के लिए सहायक है। सी कहता है विद्यार्थियों को अधिक प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। डी कहता है शिक्षाविदों द्वारा रणनीति को प्रगतिशील माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए इज़ अ राइट आंसर। क्योंकि टीम टीचिंग का मुख्य लाभ मतलब फ़ायदा यही होता है कि अलग अलग शिक्षकों की अलग अलग एक्सपीरियंस से बच्चे को बेहतर सीखने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होता है जिसके एक से ज़्यादा कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। जब आपको इतना बता दिया तो अब तो आप आंसर कर ही लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा ओपन एंडेड प्रश्न के लिए सही है। दे आर क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर फ्रॉम मेमोरी। दे आर रिक्वायर रिलेटिव थिंकिंग दैट कैन यूजुअली बाय आंसर्ड इन आइज और येस और नो। येस और नोज तो नहीं होगा। दे यूजुअली हैव वन करेक्ट आंसर्स भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बी इज़ अ राइट आंसर। दे रिक्वायर इमेजिनेटिव थिंकिंग, मतलब उन्हें कल्पनाशील सोच की आवश्यकता होती है। क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन का उत्तर जो होता है यस नो में नहीं होता है और उसका कोई वन वर्ड आंसर्स भी नहीं होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे अपने थॉट को, अपने विचारों को अच्छे से उसमें उत्तर देते हैं। उसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है You get to know that a student your class has lost both her parents to COVID. How would you treat this child? मतलब एक आपको पता चलता है कि कक्षा के एक छात्र ने अपने माता पिता दोनों को कोविड में खो दिया। कैसे आप इस बच्चे का इलाज करेंगे, कैसे आप उसको ट्रीट करेंगे, है ना। उसे कम से कम आसान काम सौंपेंगे। आसान की तो बात ही नहीं हो रही कि ऐसा थोड़ी उसके मम्मी पापा नहीं तो उसको आप आसान काम देंगे। उसे देखभाल और स्थिर वातावरण प्रदान करें, उसे ढेर सारा उपहार दें, उसके साथ अन्य छात्रों के समान व्यवहार करें, उसके साथ अन्य छात्रों के सामने समान व्यवहार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। उसे देखभाल और स्थिर वातावरण प्रदान करें। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार जो ऐसे बच्चे की जो मतलब इमोशनल
और इमोशनल सहारे की ज़रूरत पड़ती है और सुरक्षा और सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो इसलिए इस टाइप के उसे देखभाल और स्थिर वातावरण प्रदान करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शुड अ टीचर मोस्ट फोकस ऑन द हेल्प स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली, टीच स्टूडेंट the tricks to get better marks, ensure that student engage with the concept, encourage student to memorize the answer, memorize पे हमें नहीं जाना है, hand out detailed notes to student। एक बात बताओ, हैंड आउट डिटेल्स नोट्स दे के आप क्या कर लेंगे बच्चों को? ऐसे अभी हम लोग के पास, आपके पास कितने सारे नोट्स पड़े होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बस नोट्स इकट्ठा करने में रह जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंश्योर दैट स्टूडेंट इंगेज विद द कॉन्सेप्ट, मतलब सुनिश्चित करें कि छात्र अवधारणाओं को साथ संलग्न रहे, है ना, क्योंकि कंसेप्चुअल लर्निंग में प्रभावी सीखने इसमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय कक्षा अभ्यास शिक्षकों द्वारा अपनाया जाना चाहिए? कक्षा को उज्ज्वल और कमज़ोर छात्र नामक समूहों में विभाजित करना, इस बात पर जोर देना कि छात्र केवल, जहाँ केवल आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा, छात्रों के एक दूसरे से परामर्श करने से हतोत्साहित क्यों करेंगे हम, छात्रों को कक्षा के नियम बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी इज़ अ राइट आंसर, है ना, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट के अनुसार बच्चों की जो भागीदारी होती है से जिम्मेदारी, अनुशासन और सहयोग की भावना बढ़ती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिलेवेंट रीज़न फॉर प्लानिंग फॉर द लेसन बाय टीचर, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षकों की पाठ्यों की योजना बनाने का सबसे कम प्रासंगिक कारण है? समय प्रबंधन में सहायक, बिल्कुल सही बात है। आप लेसन प्लान लेकर जाते हैं क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपको पता है क्या चीज़ कितना पढ़ाना है, किस चीज़ में कितना टाइम देना है। आपसे पूछ रहे जो सबसे कम, है ना, लिस्ट है, तो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को दिशा देने में सहायक है, बात तो सही है। छात्र नामांकन बढ़ाने में सहायक है, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस सी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि आपसे कम जो पूछ रहा है, जो सही नहीं, वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि वही पूछ रहा है जो सही नहीं है, तो हम वही बताएंगे ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी टू मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू ईच कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क टू स्टूडेंट, मतलब छात्रों के लिए जटिल शिक्षण आधारित प्रदर्शन कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा रणनीति होगी सबसे उपयुक्त? चरणों की व्याख्या करें, संदर्भ और पठन सामग्री प्रदान करें, उस छात्र के लिए इनाम की घोषणा करें जो उसे पहले कर लेते हैं, कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें और सहायता प्रदान करें। मतलब छात्रों के लिए जटिल शिक्षण आधारित प्रदर्शन कार्य के लिए कौन सी रणनीति होगी सबसे उपयुक्त? चरणों की व्याख्या करें, संदर्भ और पठन सामग्री प्रदान करें, उस छात्र के लिए इनाम की घोषणा करें जो इसे पहले कर लेते हैं, कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें और सहायता प्रदान करें। आई होप कि आपको तो ये समझ आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि स्कैफ फोल्डिंग के अनुसार, स्कैफ फोल्डिंग कौन देता है? ये उसकी थ्योरी के अंदर आता है लेवाइगोस्की के। तो इसको क्योंकि इसके फोल्डिंग के अनुसार जटिल कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटकर सहायता देने से स्टूडेंट बेहतर तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइबल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इवेंट्स इन स्कूल। फर्स्ट कहता है टू इनकरेज ए स्टूडेंट टू आउट परफॉर्म वन अनदर, टू आइडेंटिफाई टैलेंट, टू प्रमोट सोशल कोलैबोरेशन, संस्कृति विविधता के प्रति सम्मान पैदा करना। कौन से संस्कृति आयोजन स्कूलों में कार्यक्रम का वांछनीय शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? जो नहीं है वही आपसे पूछ रहा है। टू इनकरेज स्टूडेंट आउट परफॉर्म, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। ये नॉट है, मतलब ये सही नहीं है आपका, क्योंकि स्कूल कल्चर में संस्कृति को टीचिंग या किसी एक्टिविटीज़ का उद्देश्य है उसमें सहयोग करना, उसमें प्रतिभा पहचान करना और उसमें डाइवर्सिटी का सम्मान को बढ़ावा देना होता है, ताकि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा नहीं हो सके। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है शिक्षक ने तब तक नहीं पढ़ाया जब तक छात्र सीख नहीं लेता। उस विकल्प का चयन करें जो इस कथन के केंद्रीय विचार को प्रकट करता है। पढ़ना और सीखना साथ चलता है। कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि एक छात्र ने सीखा या नहीं। शिक्षक का काम पढ़ाना, ना कि सुनिश्चित करना कि छात्र सीखे। शिक्षण और सीखना जटिल गतिविधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए इज़ अ राइट आंसर। पढ़ना और सीखना साथ चलते हैं, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अनुसार जो प्रभावी शिक्षण तभी माना जाता है जब छात्र वास्तव में सीख जाएं, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट कंसीडर टू बी एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ एम ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कहता है जागरूक, निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षा का उद्देश्य नहीं मानेंगे। जागरूक नागरिक तैयार करना, एकता की भावना पैदा करके सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, समाज में सभी परिवर्तनों का विरोध करके सांस्कृतिक शुद्धता बनाए रखना, समाज में योगदान करने के लिए छात्रों की क्षमता विकसित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस सी इज़ अ राइट आंसर। समाज में सभी परिवर्तनों का विरोध करके संस्कृति शुद्धता बनाए रखना, क्योंकि एजुकेशन का उद्देश्य जागरूक नागरिक बनाना होता है, सामाजिक एकता बढ़ाना और समाज में योगदान की क्षमता विकसित करना है, ना कि हर परिवर्तन का विरोध करना होता है ना। अगर कुछ अच्छा परिवर्तन हो रहा है तो फिर होने दो ना, क्यों उसका विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है आपके माता पिता आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा के एक छात्र एक बाध्यकारी झूठा है और आपके प्रयासों के बावजूद उसने अपनी झूठ की आदत नहीं छोड़ी। आप क्या करेंगे? जब तक वो अपने तरीक़ों में सुधार नहीं करता तब तक उसे स्कूल आने से मना कर देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? वो तो और बिगड़ जाएगा। उसे काउंसलर की मदद लें, उसकी शिकायत पर चारे से करें, हमें शिकायत भी नहीं करें, उसके व्यवहार पर ध्यान ना दें। तो हमें क्या करना चाहिए? तो स्कूल काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। जब टीचर ने कोशिश करी और वो ठीक नहीं हुआ, अपनी आदतों को नहीं छोड़ी, तो हम क्या करेंगे? काउंसलर की मदद लेंगे। पहले तो खुद कोशिश करेंगे, जब नहीं ठीक होगा तब हम काउंसलर की मदद लेंगे, क्योंकि काउंसलिंग के अनुसार बच्चे की जो आदतें होती हैं और उसके बिहेवियर को सुधारने के लिए हेल्प होता है, और संवेदनशील मार्गदर्शन देना सबसे उचित तरीका हो सकता है ना, काउंसलिंग करना। नेक्स्ट पे चलते। ये कहता है मूल्य अधिग्रहण किए जाते हैं और सिखाए नहीं जाते। इस स्कूल अभ्यास का चयन करें जो इस कथन के केंद्रीय विचार का अनुरूप सबसे अधिक है। पवित्र पुरुष और महिलाओं द्वारा व्याख्यान, यहाँ पवित्रता की तो बात ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पोस्टर बनाने और दीवार पत्रिका प्रतियोगिता के लिए एक विषय के रूप में मूल्य शिक्षा को शामिल करना। ये देखिए, आपने अभी तक स्कूल में जो भी पढ़ा है, क्या उसमें किसी मूल्य शिक्षा था आपके सिलेबस के अंदर? नहीं था ना।
तो सिलेबस में जोड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है इसका। स्कूल के कर्मचारी द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यवहार में सत्यनिष्ठा का उच्च मानकों का प्रदर्शन करना, स्कूल पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा के एक विषय के रूप में भी जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर किसी को हम मोरल वैल्यूज़ सिखाना है बच्चों को, तो क्या करेंगे, स्कूल के जो कर्मचारी हैं, जो भी टीचर हैं, जो भी स्कूल में वर्कर हैं, है ना, उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यवहार में सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों का प्रदर्शन करना, ताकि वो उसको सीखे और उस चीज़ को अडॉप्ट करे। तो सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है ये कहता है वर्तमान में पालन की जा रही पाठ्यचर्या प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कक्षा 6 में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान अलग अलग विषयों के रूप में पेश किया जाता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की एकीकृत रूप से प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है। कक्षा 11 में इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान को एकीकृत रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन के रूप में पढ़ाया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में गणित और विज्ञान को एकीकृत रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में पढ़ाया जाता है। आपको क्या लगता है, प्राथमिक कक्षाओं में गणित और विज्ञान को एकीकृत रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में पढ़ाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि साइंस और सोशल साइंस जो होती है, विज्ञान को एकीकृत रूप से प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण मतलब ईवीएस के रूप में पढ़ाया जाता है। क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को मिलाकर एक ईवीएस पढ़ाया जाता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है निम्न में से कौन सा एक वांछनीय अभ्यास है जिसे आप एक पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के एक बैच को पढ़ाने के साथ जोड़ेंगे। एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम द स्टूडेंट। पाठ्यचर्या के कुछ अंश को छोड़ दें जिन्हें कठिन माना जाता है। क्यों हमें छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी है जो मुश्किल लगेगा उसको छोड़ देंगे। बहुत सारा होमवर्क असाइन करें, बहुत सारा होमवर्क दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है। असाइनमेंट सबमिशन शेड्यूल में लचीले रहें। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कि छात्रों से कम अपेक्षा करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के अनुसार पहली पीढ़ी के जो शिक्षार्थी का जो सहयोग और लचीलापन देना आवश्यक होता है, ताकि वो सीखने में सहज महसूस करें। पहली पीढ़ी के बच्चे वो होते हैं जो अपने पूरे फैमिली में सबसे पहले वो स्कूल जाते हैं, उसे हम प्रथम पीढ़ी के बालक को कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट। तो इस वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के इस साल के सारे कर दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।